हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 8 चैप्टर 6। बुक का नाम है मल्हार और चैप्टर का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। इस कहानी को मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया है, वो वीडियो आपने श्योरली देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो एक बार पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये प्रश्न उत्तर और अच्छे से समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है पाठ से मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाना है, आपको स्टार बनाना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका एक ही उत्तर हो, एक से ज़्यादा उत्तर भी हो सकते हैं। तो सबके आगे आपको तारा बनाना है। पहला प्रश्न है, जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? और इसमें पहला विकल्प हमें दिया हुआ है झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी, झोपड़ी रास्ते में बाधा थी, वह अहाते का विस्तार करना चाहता था, वृद्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ये है वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। तो इसके आगे हम बना देते हैं स्टार। ये उत्तर बिल्कुल सही है। वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? ऑप्शन है क्रोध और झगड़ा करके, अदालत से अनुमति लेकर, विनती और नम्रता से, चुपचाप उठाकर ले गई। तो सही ऑप्शन है विनती और नम्रता से। ये इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है वृद्धा की पोती उसका व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? ऑप्शन है दया, लगाव, गुस्सा या फिर डर। किस भाव को दर्शाता है? उसका व्यवहार लगाव को दर्शाता है। लगाव इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है कि कहानी का अंत कैसा है? और ऑप्शन है दुखद है, सुखद है, प्रेरणादायक है या फिर सकारात्मक है। इसमें दो ऑप्शन सही हैं। पहला है सुखद और दूसरा है प्रेरणादायक। ये दो ऑप्शन सही हैं। इसका ख भाग है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। इसका उत्तर है मित्रों के साथ चर्चा करने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला कि यह उत्तर पूर्णतः सही हैं, क्योंकि यह सभी पाठ के अनुरूप हैं। पाठ को पढ़कर और भावों को समझकर ही हमने ये सारे उत्तर चुने हैं। पहले उत्तर में हमने चुना था अहाते का विस्तार करना चाहता था, क्योंकि कहानी में यही कारण दिया गया है। और दूसरे का उत्तर हमने चुना विनती और नम्रता से। क्यों चुना? क्योंकि वृद्धा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। यहाँ हट लिखा हुआ हाथ है, ये हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी, तो उसने विनती और नम्रता से ही प्रार्थना की। तीसरे का उत्तर हमने चुना था लगाव। वो बच्ची बहुत छोटी थी और उसने खाना पीना छोड़ दिया था। इसका मतलब है कि उसे अपनी झोपड़ी से, अपने पुराने घर से लगाव था। चौथे का उत्तर हमने चुना था सुखद और प्रेरणादायक। अंत में क्या हुआ? अंत में जमींदार ने वृद्धा से माफ़ी मांग ली और उसकी झोपड़ी उसे वापस कर दी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कहानी का अंत सुखद था और प्रेरणादायक था। अगला प्रश्न दिया हुआ है मिलकर करें मिलान। यहाँ लिखा है पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो निष्कर्ष दिए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्षों से मिलाइए। तो हमें मिलान करना है वाक्य एक का निष्कर्ष के साथ। चलिए, पहला वाक्य है अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार
थी। इसका निष्कर्ष निकलता है वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी। दूसरा है बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। तो इसका सही उत्तर है जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांवपेच से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। अगला वाक्य दिया है आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। तो इसका निष्कर्ष निकलेगा वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का अनुभव कराया। चौथा वाक्य है जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे और इसका निष्कर्ष निकलेगा धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता और करुणा से दूर कर दिया था। पांचवा वाक्य है कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और निष्कर्ष है अपने द्वारा किए अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्षमा मांगी। छठा वाक्य हमें दिया हुआ है उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे और इसका निष्कर्ष निकलता है वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। सातवां वाक्य है कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं और इसका निष्कर्ष है वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया। आठवां वाक्य हमें दिया हुआ है उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और इसका निष्कर्ष है झोंपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई। मिलकर करें मिलान का ख प्रश्न है अपने मित्रों के उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए और चर्चा कीजिए कि आपने कौन से निष्कर्षों का चुनाव किया है और क्यों। तो पहला उत्तर हमने चुना था कि वृद्धावस्था में वृद्धा की जो एकमात्र सहारा थी वो उसकी पोती थी और कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस कहानी में पता चलता है कि जो ज़मींदार था उसने बहुत गलत तरीके से झोपड़ी पर कब्जा किया था और वृद्धा को पता था कि अगर वो उससे लड़ाई करेगी या ज़बरदस्ती अपनी झोपड़ी मांगेगी तो वो उससे लड़ नहीं सकती है, वो इस तरह से तो वापस करेगा नहीं। तो वृद्धा ने क्या किया कि एक टोकरी भर मिट्टी उसे उठाने का आग्रह करके उसको एक अच्छा सबक सिखा दिया और इससे क्या हुआ ज़मींदार की आंखें खुल गई और उसने झोपड़ी भी वापस कर दी और माफ़ी भी मांग ली। तो यही कहानी का मुख्य संदेश भी है, इसीलिए हमने ये सब जो निष्कर्ष हमने मिलाए थे वो इसी कारण मिलाए थे। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। पहला है आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़े हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है, इन पंक्तियों से हमें ये समझ आता है कि वृद्धा जमींदार को अप्रत्यक्ष रूप से, सामने से नहीं, सीधा सीधा बोलकर नहीं, थोड़ा सा घुमा करके ये समझाना चाहती थी कि इतने बड़े अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं होता। जमींदार ने उसे झोपड़ी से बाहर निकालकर नैतिकता के विरुद्ध काम किया है। इसमें दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। तो इससे हमें समझ में आता है कि टोकरी भर मिट्टी का जो भार था
सो तो था, उतना ही था, एक टोकरी भर के मिट्टी। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जमींदार के हृदय में ये बात थी कि वह उस बुढ़िया के साथ, उस वृद्धा के साथ बहुत गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, ये उसके मन में भी था। तो यही सोच उसकी थी कि वो टोकरी को बिल्कुल भी हिला नहीं पाया। जब हमारे मन में कोई गिल्ट होता है तब हमारे हाथ कांपने लगते हैं और हमसे कोई काम नहीं होता। यही कारण था कि वो ज़मींदार उस टोकरी भर मिट्टी को हिला भी नहीं पाया। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए। पुनः मतलब एक बार फिर, दोबारा पता लगाइए और लिखिए। क्या पता लगाना है? आपके विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है और क्यों? पात्र कहते हैं कैरेक्टर को। इसमें जो कैरेक्टर्स दे रखे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन है? मेरे विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र वृद्धा है, क्योंकि उसने जमींदार के अत्याचारों का विनम्रता और सहनशीलता से सामना किया। अंत में बड़ी ही सहजता से उसने जमींदार को उसकी गलती का एहसास भी करवा दिया। अगला प्रश्न है, वृद्धा की पोती ने खाना क्यों छोड़ दिया था? इसका उत्तर है, वृद्धा की पोती ने खाना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि जमींदार ने उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया था। उसे अपनी झोपड़ी से बहुत लगाव था। अगला प्रश्न है, जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा कैसे किया? तो उत्तर है, जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांवपेच से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा। यहाँ जमींदार द्वारा सिर हिलाने की इस क्रिया का क्या अर्थ है? यहाँ पर सिर हिलाने की क्रिया का अर्थ अनुमति देना है, आज्ञा देना है, हाँ कहना है। अर्थात उन्होंने सिर हिलाकर वृद्धा को उसकी बात करने की अनुमति दे दी। अगला प्रश्न है, किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। यहाँ जमींदार के व्यवहार में परिवर्तन का आरंभ दिखाई देता है। पहले जमींदार का व्यवहार कैसा था? इस घटना के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? पहले जमींदार का व्यवहार अन्यायपूर्ण तथा रूखा था। इस घटना के बाद उसके मन में करुणा, दया जैसे भाव आ गए। उसके अंदर दबी मानवीयता जाग उठी। अगला प्रश्न है, उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। जमींदार ने ऐसा क्यों किया? जमींदार को अपने द्वारा वृद्धा पर किए गए अन्याय का एहसास हो गया था, इसलिए उसने पश्चाताप करते हुए वृद्धा से माफ़ी मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस कर दी। आगे आ रहा है अब अनुमान और कल्पना से। इसका पहला प्रश्न है, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वो क्या कहती? यदि वृद्धा की पोती जमींदार से खुद बात करती तो वो कहती कि ये झोपड़ी हमारी है, मुझे इससे बहुत लगाव है, मैं जब से जन्मी हूँ यहीं रही हूँ, इसलिए कृपा करके आप इसे हमसे ना लें। अगला प्रश्न है, यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं जमींदार की जगह होता तो एक असहाय वृद्धा जो अपनी 5 बरस की पोती के साथ रहती है उसे उसकी झोपड़ी से कभी ना निकालता। अगला प्रश्न है, जमींदार को टोकरी उठाने में सफलता क्यों नहीं मिली होगी? उसे सफलता इसलिए नहीं मिली होगी क्योंकि वृद्धा के बार बार हाथ जोड़ने और पैरों पर गिरने के कारण उसके मन में दया आ गई थी। उसे कहीं ये एहसास हो गया था कि उसने वृद्धा के साथ अन्याय किया है। अगला प्रश्न है, झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, यहाँ केवल मिट्टी की बात की जा रही है या कोई और बात की जा रही है? आपको संकेत भी दे रखा है कि मिट्टी किस बात का प्रतीक हो सकती है, मिट्टी के बहाने वृद्धा क्या कहना चाहती है, ये उत्तर में आपको बताना है। देखिए, यहाँ केवल मिट्टी की बात नहीं की जा रही है। इस कथन के द्वारा वृद्धा जमींदार को ये कहना चाहती है कि आप मेरी झोपड़ी हथिया रहे हैं,
इस अपराध का बोझ जीवन भर आप कैसे उठा पाएंगे? अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं होता। यानी इस कथन के माध्यम से वृद्धा जमींदार को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। अगला प्रश्न है, यह कहानी आज से लगभग 125 साल पहले, 125 साल पहले लिखी गई थी। इस कहानी के आधार पर बताइए कि भारत में स्त्रियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। उस समय भारतीय समाज में स्त्रियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक आर्थिक अधिकारों से उन्हें दूर रखते थे। ना उन्हें पढ़ने देते थे, ना अच्छे से ढंग से इलाज कराते थे, ना उन्हें बाहर जाने की अनुमति थी, ना अपने मन का पहन सकती थी। वो केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित थी। इसके अलावा बाल विवाह, पर्दा प्रथा भी थी। छोटे बच्चियों की शादी कर देते थे, उन्हें हमेशा घूंघट में रहना पड़ता था। ऐसी सामाजिक कुरीतियों से भी उनको परेशान किया जाता था। ये सभी चुनौतियां उन्हें आगे बढ़ने से रोकती थी। पुरुषों की तुलना में उन्हें हमेशा नीचा दिखाया जाता था, कम ही उनको मानते थे। लड़कों से बहुत कम लड़कियों को माना जाता था उस समय। अगला विषय दे रखा है बदली कहानी। कल्पना कीजिए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती। अगर जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता तो कहानी में क्या होता? अगर जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता तो बेचारी वृद्धा अकेली पड़ जाती और उसे अकेले ही वो टोकरी अपने सिर पर रखनी पड़ती, जो कि वो नहीं रख पाती। इस कारण फिर उसका चूल्हा भी नहीं बनता, ना तो उसको झोपड़ी मिलती। अगर वो टोकरी को उठाने से मना कर देता तो ज़मींदार को सीख भी नहीं मिलती, झोपड़ी की मिट्टी भी वो नहीं ले जा पाती, चूल्हा भी नहीं बनता और उसकी पोती खाना भी नहीं खाती। ये बात वृद्धा के लिए बहुत दुखदाई हो जाती। दूसरी सिचुएशन हमें दे रखी है कि यदि ज़मींदार टोकरी उठा लेता, उसने हाथ तो लगा दिया था, अगर वो उसको उठा पाता तब कहानी में क्या होता? यदि ज़मींदार टोकरी उठा लेता तो वृद्धा मिट्टी से भरी टोकरी को अपने साथ ले जाती, उस मिट्टी से चूल्हा बनाकर कम से कम अपनी पोती को खाना खिला पाती। लेकिन जो उसकी झोपड़ी छीनी जाती ना, वो तो वापस नहीं मिलती है ना, तो उसे बहुत दुख होता। जो दुख होता शायद रोटी खिला देने से, खाना खिला देने से कुछ कम हो जाता। अगली परिस्थिति हमें दे रखी है कि यदि ज़मींदार मिट्टी देने से मना कर देता तब कहानी कैसे आगे बढ़ती। यदि ज़मींदार मिट्टी देने से मना कर देता तो भी वृद्धा को अधिक आश्चर्य नहीं होता, लेकिन उसे इस बात का दुख जरूर होता कि वह अपनी पोती को रोटी खिलाने के लिए अपनी झोपड़ी की मिट्टी भी नहीं ला सकी। और चौथी सिचुएशन में कहा गया है कि यदि ज़मींदार एक स्त्री होती, यानी कि वो खुद भी एक औरत होती, तो कहानी कैसे बढ़ती आगे। यदि ज़मींदार एक स्त्री होती तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती, क्योंकि एक स्त्री दूसरी असहाय बेचारी वृद्धा का दर्द जरूर समझती। वह समझती कि इस वृद्धावस्था में वो अपनी 5 साल की छोटी सी पोती को बड़ा करने में ही वृद्धा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसा समझकर वह उसकी झोपड़ी उससे लेती ही नहीं। वृद्धा खुशी खुशी अपनी झोपड़ी में अपनी पोती के साथ रहती रहे। वो उसको हमेशा यही लगता कि किसी के महल से भी बड़ा मेरा अपना झोपड़ा है, तो वो खुशी खुशी उसमें रहती। और 5वीं सिचुएशन है हमारे पास कि यदि पोती ज़मींदार से अपनी झोपड़ी वापस मांगती, छोटी बच्ची आती अगर अपनी झोपड़ी वापस मांगने, तो फिर कहानी में क्या होता। कहानी की शुरुआत में ज़मींदार लालची, स्वार्थी और अन्यायी दिखाई पड़ता है। उसने वृद्धा के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी एक बात नहीं सुनी, तो फिर 5 साल की छोटी सी बच्ची की बात वो क्या ही सुनता। उसे तो वो यूं ही डांट फटकार करके वहाँ से भगा देता। अगला प्रश्न है की और की का उपयोग, यानी छोटी ई की मात्रा वाला क और बड़ी ई की मात्रा वाला क, इनका उपयोग कहाँ होता है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। यहाँ पर की एक संयोजक के रूप में प्रयोग हुआ है। संयोजक का अर्थ होता है मिलाना। संयोजक शब्द या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये हमें बताता है क्या कहा गया है, क्या सोचा गया है या क्या देखा गया है। यानी
क में छोटी की मात्रा वाला जो की होता है वो वाक्य के दो हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब देखिए अगला, जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। यहाँ की यानी बड़ी की मात्रा एक संबंध सूचक कारक शब्द है। इसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। अन्य संबंध कारक शब्द का और के हैं। आपने अब वो पढ़ा होगा ना, कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध का के की, तो जो संबंध कारक है वो का के की उसकी पहचान होती है। और जो बड़ी ई वाला की है वो वाक्य के दो शब्दों के बीच में, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उनके बीच में संबंध रिलेशन बनाने के लिए इस की का प्रयोग होता है। अब क्या करना है कि जो नीचे दिए गए वाक्य हैं ना, इनमें हमें क में छोटी की मात्रा और क में बड़ी की मात्रा यानी दोनों की और की का उपयुक्त प्रयोग करना है। कहाँ पर कौन सी की आएगी ये भरना है हमें। तो चलिए भरते हैं हम। वृद्धा ने कहा कि वह झोपड़ी को लेने नहीं आई है। वह अपनी पोती की चिंता में दुखी हो गई थी। वृद्धा ने प्रार्थना की, टोकरी को जरा हाथ लगाइए। यहाँ पर मेरे हिसाब से दोनों ही की का प्रयोग होना चाहिए। पहला की तो वाक्य को विश्राम देने के लिए कि वृद्धा ने प्रार्थना की, एक वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य कि टोकरी को जरा हाथ लगाइए। तो उसने ये प्रार्थना की, वृद्धा ने ये प्रार्थना की कि टोकरी को जरा हाथ लगाइए। तो यहाँ पर दोनों की होने चाहिए। पोती हमेशा कहती थी कि झोपड़ी की मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि मिट्टी का चूल्हा देखकर पोती खाना खाने लगेगी। वृद्धा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने यह सोचा कि झोपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। वृद्धा के मन की पीड़ा उसकी बातों में झलक रही थी। जमींदार इतने लज्जित हुए कि टोकरी उठाने की बात मान ली। उस झोपड़ी की हर दीवार वृद्धा की यादों से भरी थी। अब बच्चों, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि छोटी ई की मात्रा वाला की और बड़ी ई की मात्रा वाला की कहाँ पर लगता है, तो एक बार फिर मैं एक अलग एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ कि जो छोटी ई की मात्रा वाला की है ये हमेशा वाक्य के क्रिया शब्द के बाद लगता है। क्रिया शब्द यानी थी, है, चाहा, मतलब उसने एक काम कर दिया है। वृद्धा ने सोचा, उसने सोच लिया है, एक काम हो गया। अब जो की आएगा वो छोटी ई की मात्रा वाला आएगा। समझ में आया आपको? और बड़ी ई की मात्रा वाला की वहाँ पर आता है जहाँ पर हम संबंध देखते हैं, दो लोगों के बीच का संबंध। मेरे भाई की मित्र, तो यहाँ पर संबंध है। मेरे घर की खिड़की, घर की खिड़की है, घर के साथ संबंध है खिड़की का, तो बड़ी ई की मात्रा आएगा यहाँ पर। तो बच्चों, ये थे आपके क्लास 8 चैप्टर 6 एक टोकरी भर मिट्टी के प्रश्न उत्तर। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे जितने भी व्याकरण के प्रश्न इस अभ्यास में बचे हैं वो आपको मिलेंगे दूसरी वीडियो में, भाग 2 में। तो अब कर दीजिए 4 काम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि दूसरी वीडियो जब मैं डालूँ तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर अटेंडिंग Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.